कहानियों के संसार में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी कुसुम का दूसरा भाग। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ दूसरा भाग। मालूम नहीं मैं कितनी देर तक मुख वेदना की दशा में बैठा रहा कि महाशय नवीन बोले, आपने इन पत्रों को पढ़कर क्या निश्चय किया? मैंने रोते हुए हृदय से कहा, अगर इन पत्रों ने उस नर पिशाच के दिल पर कोई असर न किया तो मेरा पत्र भला क्या असर करेगा। इससे अधिक करुणा और वेदना मेरी शक्ति के बाहर है। ऐसा कौन सा धार्मिक भाव है जिसे इन पत्रों में स्पष्ट ना किया गया हो? दया, लज्जा, तिरस्कार, न्याय, मेरे विचार में तो कुसुम ने कोई पहलू नहीं छोड़ा। मेरे लिए ये अभी अंतिम उपाय है कि उस शैतान के सिर पर सवार हो जाऊं और उससे मुंह दर मुंह बातें करके इस समस्या की तह तक पहुंचने की चेष्टा करूं। अगर उसने मुझे कोई संतोषप्रद उत्तर न दिया तो मैं उसका और अपना खून एक कर दूंगा। या तो मुझी को फांसी होगी या वही काले पानी जाएगा। कुसुम ने जिस धैर्य और साहस से काम लिया है वह सराहनीय है। आप उसे सांत्वना दीजिए। मैं आज रात की गाड़ी से मुरादाबाद जाऊंगा और परसों तक जैसी कुछ परिस्थिति होगी उसकी आपको सूचना दूंगा। मुझे तो ये कोई चरित्रहीन और बुद्धिहीन युवक मालूम होता है। मैं उस बहक में जाने क्या क्या बकता रहा। इसके बाद हम दोनों भोजन करके स्टेशन चले। वह आगरे गए और मैंने मुरादाबाद का रास्ता लिया। उनके प्राण अब भी सूखे जाते थे कि क्रोध के आवेश में कोई पागलपन न कर बैठूं। मेरे बहुत समझाने पर उनका चित्त शांत हुआ। मैं प्रातःकाल मुरादाबाद पहुंचा और जांच शुरू कर दी। इस युवक के चरित्र के विषय में मुझे जो संदेह था वह गलत निकला। मोहल्ले में, कॉलेज में, उसके इष्ट मित्रों में सभी उसके प्रशंसक थे। अंधेरा और गहरा होता हुआ जान पड़ा। संध्या समय मैं उसके घर जा पहुंचा। जिस निष्कपट भाव से वह दौड़कर मेरे पैरों पर झुका वह मैं नहीं भूल सकता। ऐसा वाक्चतुर, ऐसा सुशील और विनीत युवक मैंने नहीं देखा। बाहर और भीतर में इतना आकाश पाताल का अंतर मैंने कभी न देखा था। मैंने कुशल क्षेम और शिष्टाचार के 2-4 वाक्यों के बाद पूछा, तुमसे मिलकर चित्त प्रसन्न हुआ, लेकिन आखिर कुसुम ने क्या अपराध किया है जिसका तुम उसे इतना कठोर दंड दे रहे हो? उसने तुम्हारे पास कई पत्र लिखे, तुमने एक का भी उत्तर न दिया। वह 2-3 बार यहाँ भी आई पर तुम उससे बोले तक नहीं। क्या उस निर्दोष बालिका के साथ तुम्हारा ये अन्याय नहीं? युवक ने लज्जित भाव से कहा, बहुत अच्छा होता कि आपने इस प्रश्न को न उठाया होता। उसका जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने तो इसे आप लोगों के अनुमान पर छोड़ दिया था। लेकिन इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे विवश होकर कहना पड़ेगा। ये कहते कहते वह चुप हो गया। बिजली की बत्ती पर भांति भांति के कीट पतंगे जमा हो गए। कई झिंगुर उछल उछल कर मुंह पर आ जाते थे और जैसे मनुष्य पर अपनी विजय का परिचय देकर उड़ जाते थे। एक बड़ा सा अकफोर भी मेज पर बैठा था और शायद जस्त मारने के लिए अपनी देह तोड़ रहा था। युवक ने एक पंखा लाकर मेज पर रख दिया, जिसने विजयी कीट पतंगों को दिखा दिया कि मनुष्य इतना निर्बल नहीं जितना वे समझ रहे हैं। एक क्षण में मैदान साफ हो गया और हमारी बातों में दखल देने वाला कोई न रहा। युवक ने सकुचाते हुए कहा, संभव है आप मुझे अत्यंत लोभी, कमीना और स्वार्थी समझे, लेकिन यथार्थ यह है कि इस विवाह से मेरी वह अभिलाषा न पूरी हुई जो मुझे प्राणों से भी प्रिय थी। मैं विवाह पर रजामंद न था, अपने पैरों में बेड़ियां न डालना चाहता था, किंतु जब महाशय नवीन बहुत पीछे पड़ गए और उनकी बातों से मुझे ये आशा हुई वह सब प्रकार से मेरी सहायता करने को तैयार है, तब मैं राज़ी हो गया। पर विवाह होने के बाद उन्होंने मेरी बात भी न पूछी, मुझे एक पत्र भी न लिखा कि कब तक वह मुझे विलायत भेजने का प्रबंध कर सकेंगे। हालांकि मैंने अपनी इच्छा उन पर पहले ही प्रकट कर दी थी, पर उन्होंने मुझे निराश करना ही उचित समझा। उनकी इस अकृपा ने मेरे सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। मेरे लिए अब इसके सिवा और क्या रह गया है
कि LLB पास कर लूं और कचहरी में जूती फटफटाता फिरूं। मैंने पूछा, तो आखिर तुम नवीन से क्या चाहते हो? लेन देन में तो उन्होंने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया। तुम्हें विलायत भेजने का खर्च तो शायद उनके काबू से बाहर हो। युवक ने सिर झुकाकर कहा कि यह उन्हें पहले ही मुझे कह देना चाहिए था, फिर मैं विवाह ही क्यों करता। उन्होंने चाहे कितना ही खर्च कर डाला हो, पर इसमें मेरा क्या उपकार हुआ। दोनों तरफ से 10-12 हज़ार रुपये खाक में मिल गए और उसके साथ मेरी अभिलाषाएं खाक में मिल जाती। पिताजी पर तो कई हज़ार का ऋण हो गया है, वह मुझे इंग्लैंड नहीं भेज सकते। क्या पूज नवीन जी चाहते तो मुझे इंग्लैंड ना भेज देते? उनके लिए 10-5 हज़ार की कोई हकीकत नहीं। मैं सन्नाटे में आ गया। मेरे मुंह से अनायास निकल गया, छी, वाह रही दुनिया और वाह रही हिंदू समाज। तेरे यहाँ ऐसे ऐसे स्वार्थ के दास पड़े हैं जो एक अबला का जीवन संकट में डालकर उसके पिता पर ऐसे अत्याचारपूर्ण दबाव डालकर ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं। विद्यार्जन के लिए विदेश जाना बुरा नहीं, ईश्वर सामर्थ्य दे तो शौक से जाओ, किंतु पत्नी का परित्याग करके ससुर पर इसका भार रखना निर्लजता की पराकाष्ठा है। तारीफ की बात तो तब थी कि तुम अपने पुरुषार्थ से जाते। इस तरह किसी की गर्दन पर सवार होकर अपना आत्मसम्मान बेचकर गए तो क्या गए। इस पामर की दृष्टि में कुसुम का कोई मूल्य ही नहीं, वह केवल उसकी स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। ऐसी नीच प्रकृति के आदमी से कुछ तर्क करना व्यर्थ था। परिस्थिति ने हमारी चुटिया उसके हाथ में रखी थी और हमें उसके चरणों पर सिर झुकाने के सिवा और कोई उपाय न था। दूसरी गाड़ी से मैं आगरा जा पहुंचा और नवीन जी से यह वृत्तांत कहा। उन बेचारे को क्या मालूम था कि यहाँ सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी गई है। यद्यपि इस मंदिर ने उनकी वकालत भी ठंडी कर रखी है और वह 10-5 हज़ार का खर्चा सुगमता से नहीं उठा सकते, लेकिन इस युवक ने उनसे इसका संकेत भी किया होता तो वह अवश्य कोई न कोई उपाय करते। कुसुम के सिवा दूसरा उनका कौन बैठा हुआ है? उन बेचारे को तो इस बात का ज्ञान ही न था। अतः मैंने यूं ही उनसे यह समाचार कहा तो वह बोल उठे, छी, इस जरा सी बात को इस भले आदमी ने इतना तूल दे दिया। आप आज से उसे लिख दे कि वह जिस वक्त जहाँ पढ़ने के लिए जाना चाहे शौक से जा सकता है। मैं उसका सारा भार स्वीकार करता हूँ। साल भर तक निर्दयी ने कुसुम को रुला रुला कर मार डाला। घर में इसकी चर्चा हुई। कुसुम ने भी माँ से सुना। मालूम हुआ 1,000 का चेक उसके पति के नाम भेजा जा रहा है, पर इस तरह जैसे किसी संकट का मोचन करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा हो। कुसुम ने भ्रिकिटी सिकोड़ कर कहा, अम्मा, दादा से कह दो कहीं रुपए भेजने की ज़रूरत नहीं। माता ने विस्मित होकर बालिका की ओर देखा। कैसे रुपए? अच्छा, वह क्यों, इसमें क्या हर्ज है? लड़के का मन है तो विलायत जाकर पढ़े, हम क्यों रोकने लगे? यो भी उसी का है, वो भी उसी का नाम है, हमें कौन छाती पर लाद कर ले जाना है। नहीं, आप दादा से कह दीजिए 1 पाई न भेजें। आखिर इसमें क्या बुराई है? इसलिए कि यह उसी तरह की डाकाजनी है जैसे बदमाश लोग किया करते हैं। किसी आदमी को पकड़ कर ले गए और उसके घर वालों से उसके मुक्ति धन के तौर पर अच्छी रकम ऐंठ ली। माता ने तिरस्कार की आंखों से देखा। कैसी बात करती हो बेटी, इतने दिनों के बाद तो जाके देवता सीधे हुए हैं और तुम इन्हें फिर चिढ़ाए देती हो। कुसुम ने झल्लाकर कहा, ऐसे देवता का रूठे रहना ही अच्छा है। जो आदमी इतना स्वार्थी, इतना दंभी, इतना नीच है, उसके साथ मेरा निर्वाह न होगा। मैं कह देती हूँ, वहाँ रुपए गए तो मैं जहर खा लूँगी। इसे दिल लगी ना समझना, मैं ऐसे आदमी का मुँह भी नहीं देखना चाहती। दादा से कह देना, और अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं खुद कह दूँ। मैंने स्वतंत्र रहने का निश्चय कर लिया है। माँ ने देखा लड़की का मुखमंडल आरक्त हो उठा है, मानो इस प्रश्न पर वह कुछ न सुनना चाहती है, न सुनना। दूसरे दिन नवीन जी ने यह हाल मुझसे कहा तो मैं एक आत्मविस्मृत की दशा में दौड़ा हुआ आया और कुसुम को गले लगा लिया। मैं नारियों में ऐसा ही आत्माभिमान देखना चाहता हूँ। कुसुम ने वह कर दिखाया जो मेरे मन में था, जिसे प्रकट करने का साहस मुझ में न था। साल भर हो गया है, कुसुम ने पति के पास एक पत्र भी नहीं लिखा, न उसका जिक्र ही करती है। नवीन जी ने कई बार जमाई को मना लाने की इच्छा प्रकट की, पर कुसुम उसका नाम भी सुनना नहीं चाहती। उसमें स्वावलंबन की ऐसी दृढ़ता आ गई है और आश्चर्य होता है।
उसके मुख पर निराशा और वेदना के पीलेपन और तेजहीनता की जगह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की लाली और तेज श्वेता भासित हो गई है। तो मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है, जो ऐसी कहानी है जो नारियों में, जो बालिकाओं में आत्मसम्मान दिखाना चाहती है, देखना चाहती है। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।